तो आज देश विजय दिवस मना रहा है और इसी दिन 1971 को भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। तब दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज ही के दिन पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। जी हाँ, विजय दिवस पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कई कार्यक्रम हुए। इन कार्यक्रमों में शहीद जवानों के परिवार वाले और पूर्व सैनिक भी शामिल हुए। आम जनता से लेकर नेताओं ने अपने वीर सपूतों को याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये हमारे जवानों के दमखम की वो तस्वीर है जिसे देख दुश्मन भी कांपता है। ये नए भारत के पराक्रम का शंखनाद है जिसका जय घोष पूरे भारत में सुनाई दे रहा है। ये विजय दिवस का उत्सव है। ये भारत के रणबांकुरों का शौर्य है। देश 1971 में पाकिस्तान पर मिली विजय की गौरव गाथा याद कर रहा है। अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को देश नमन कर रहा है। इस दिन को याद करते हुए शहर शहर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विजय दिवस पर कोलकाता में सेना के जवानों ने शौर्य का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर से जवानों ने स्काई डाइविंग कर तिरंगा लहराया, जिसे देख वहां मौजूद दर्शकों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। तिरंगा लहराते लड़ाकू विमान शांति और सद्भाव का संदेश देते नजर आए। इस युद्धाभ्यास के दौरान हमारे सैनिकों ने बताया कि घातक ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है। इसके लिए कुछ जवान रस्सियों के सहारे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते दिखे। फिर हथियारों को थामे सभी जवानों ने अपनी अपनी पोजीशन ली और टारगेट की तरफ बढ़ते गए। इस अभ्यास के जरिए जवानों ने दिखाया कि दुश्मन के किले को कैसे भेदा जाता है। दिल्ली में हुए कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल रहे। उन्होंने अमर जवान ज्योति पर वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरियाणा के पंचकूला में भी देशभक्ति के तराने सुनाई दिए। वहां सेना की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए गए। आज जहां देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है, वहां चंडी मंदिर के अंदर भी जो है विजय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है और याद किया जा रहा है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो कि जिन्हें परमवीर चक्र भी मिला और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था बैटल ऑफ बसंतर में। 1971 का जब वॉर हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया, तो बैटल ऑफ बसंतर के लिए अरुण खेत्रपाल को याद किया जा रहा है। पूर्व सैनिकों ने युद्ध के दौरान के हालात से आज की पीढ़ी को रूबरू कराया और बताया कि उन्होंने कैसे दुश्मनों को खदेड़ दिया था। उन्होंने पाकिस्तान का लाइन ऑफ नो कंट्रोल जो था उसको ब्रीच कर लिया था, तो उन्होंने काउंटर अटैक किया और वो काउंटर अटैक के रास्ते में खेत्रपाल साहब के टैंक थे, तो 3 टैंकों के साथ उन्होंने उनको उड़ाया और तकरीबन 6 से लेकर 10 टैंक उन्होंने खुद बर्बाद किए। हैदराबाद में विजय दिवस पर हुए कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। असल में 16 दिसंबर की कहानी आज भी लोगों को जुबानी याद है, क्योंकि ये कहानी भारत और उसकी सेना के अप्रतिम शौर्य, साहस और बलिदान को बयां करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात विजय दिवस की हो रही है, लेकिन चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की भी है, क्योंकि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मेड इन तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल किया और जालंधर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश को खाक में मिला दिया था। और देखिए, अब दिल्ली में एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें वो ड्रोन भी रखा गया है जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया था। इस ड्रोन को भारतीय सेना की साइबर विंग ने मार गिराया था और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुमित चौधरी। ऑपरेशन सिंदूर को लगभग 7 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन पहला सबूत जो भारतीय टेलीविजन पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे पाकिस्तान के साथ में एक ट्रायंगल था जो चीन और टर्की का था, जिसको लेकर पाकिस्तान अपनी ताकत में कई ज्यादा इजाफा करना चाह रहा था, और ये उसका सबूत है। यानी तुर्की द्वारा बनाया गया वो ड्रोन जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल कर रही थी। अब इसको उड़ाया कहां से गया, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि कहां से। लाहौर से इसको उड़ाया गया था और इसका टारगेट था होशियारपुर, यानी ये इलाका, और होशियारपुर के इस इलाके पे टारगेट करना था। इसका पेलोड करीबन एक्सप्लोजिव का 10 kg था, लेकिन इसको इंटरनेशनल बॉर्डर से पहले ही इस इलाके में शूट डाउन कर दिया गया, अमृतसर से पहले ही। और ये कैसे किया गया ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका पूरा काम जो था वो भारतीय सेना की साइबर विंग ने किया, और लगातार वो कैसे किया गया ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जब ये ड्रोन मार गिराया गया तो इसके डेटा से ये सारी चीजें जानकारी मिल पाई कि कहां से उड़ान भरी थी इसने और इसका टारगेट क्या था और कैसे किया गया। ये सारी साइबर विंग की तरफ से ये तैयारियां की गई थी, और उस समय आपको याद होगा कि कई ड्रोन जो थे पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमारे कई इलाकों को टारगेट कर रहे थे, और उसी वक्त हमारी सेनाओं ने ऐसे कई ड्रोनों को मार गिराया था। लेकिन तुर्की का ये ड्रोन वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किया गया था जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ड्रोन अगर आप देखें तो ये तुर्की का ड्रोन है जिसकी पेलोड कैपेसिटी करीब 10 kg के एक्सप्लोजिव की, और इसकी जो रेंज है 80 से 100 किलोमीटर की है। यानी आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को कैसे कई मुल्क लगातार मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने इसी तरीके का ऑपरेशन सक्सेसफुली लीड किया। और अनुशासन और देशभक्ति की 2 तस्वीरें, एक महाराष्ट्र से है और एक पंजाब से। कोल्हापुर की महज 23 साल की सई जाधव ने देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास को बदल दिया। दरअसल उन्होंने भारतीय सैन्य अकेडमी में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनकर इतिहास रच दिया है। आईएमए से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वो उत्तराखंड की 130वीं बटालियन में शामिल होंगी। वही दूसरी तस्वीर अमृतसर से है। जसनदीप सिंह ने भी एक ही परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है, लेफ्टिनेंट बनकर परिवार का नाम रोशन किया है। लेफ्टिनेंट बनकर घर पहुंचे जशनदीप सिंह का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। पंजाब के युवाओं से अपील भी उन्होंने की है कि मेहनत करके देश की सेवा के लिए आगे आएं और अपना और परिवार का नाम रोशन करें। मेहनत, 3 पीढ़ियों का जुनून, एक वर्दी का सम्मान। जसनदीप ने रचा नया इतिहास। अमृतसर से एक गर्व करने वाली खबर सामने आई है, जहां मेहनत, परंपरा और देशभक्ति ने एक नई पहचान बनाई है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जशनदीप सिंह ने न सिर्फ अपने सपने को साकार किया है, बल्कि परिवार की देश सेवा की परंपरा को भी आगे बढ़ाया है। जसनदीप सिंह अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी है, जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए फौज को चुना। इस उपलब्धि के बाद जब वो अपने घर पहुंचे तो घर की खुशी देखने लायक थी। पूरे इलाके में जश्न का माहौल था। ढोल नगाड़ों की गूंज, भांगड़े की धुन और परिवार की खुशी ने स्वागत को यादगार बना दिया। जसनदीप सिंह के पिता भूपेंद्र सिंह ने भारतीय सेना में 3 दशक तक सूबेदार मेजर के रूप में सेवा दी। आज जसनदीप की कामयाबी पर पूरे परिवार को नाज है। अमृतसर का ये बेटा आज केवल अपने परिवार की शान नहीं, बल्कि पूरे शहर और प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, अमृतसर के बाद बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर अपने सपने को पूरा करने का जज्बा लिए हरदीप ने वो कर दिखाया जिसने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। हरदीप की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बेहद संघर्ष पूर्ण रही है, परिस्थितियों में पले बड़े हैं। हरदीप ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। महज 2 साल की उम्र में अपने पिता को खोने वाले हरदीप की मां मिड डे मील पर खाना बनाकर परिवार चलाती रही। पहले प्रयास में हरदीप ने अग्निपथ योजना से सेना में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हरदीप ने हार नहीं मानी, लगातार कोशिश की। आईएमए से पास आउट होकर लेफ्टिनेंट बनने का अपना सपना आखिरकार पूरा किया।
हरदीप गिल नाम का एक लड़का है जिन्होंने एक अपना चुनौतीपूर्ण सफर तय किया और आफ्टर 4 ईयर जो अग्निपथ योजना जो आई थी उसमें सीडीएस में उसका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन अग्निपथ योजना आने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक निराशा हाथ लगी, क्योंकि जो योजना थी पहले वाली सीडीएस वो अग्निपथ योजना में कन्वर्ट कर दी गई थी और उसके बाद से उसका जो सपना है वो अधूरा रह गया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत से आज वो लेफ्टिनेंट के पद पर। मेरा जीवन बचपन से ही थोड़ा सा स्ट्रगल भरा रहा है, क्योंकि बचपन में छोटी सी उम्र में 2-2.5 साल की एज में मैंने अपने पिताजी को खो दिया था, क्योंकि जब मैं 2-2.5 साल की उम्र का था उस टाइम मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद से मम्मी ने एज अ मिड डे मील वर्कर स्कूल में काम करना शुरू कर दिया था। मेरी पढ़ाई 5वीं कक्षा तक गांव के गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है। उसके बाद 12th क्लास तक मैं गांव में ही एक लोकल स्कूल में पढ़ा हूँ और मेरी ग्रेजुएशन मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से करी है, इग्नू से। मेरी माताजी पहले एज अ मिड डे मील वर्कर स्कूल में राशन जो बनाते हैं वो वाला काम करते हैं। कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे जीवन में अग्निपथ की वजह से पॉजिटिव ही इम्पैक्ट आया है। तो आई वाज जॉइनिंग एज अ ओआर एंड नाउ आई एम एन ऑफिसर। देखिए, खाने पीने का असली मजा ना ठंड में सर्दियों में आता है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली और अगर एनसीआर की बात करें, बड़े सारे फूड फेस्टिवल्स चल रहे हैं। हाँ। ये देखो, ब्रेड पकौड़ा खाने वाले ये तब से भी आप लोग खा ही रहे हो, मैं देख रही हूँ, फिर बाद में कहते हो कि वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो ठंड का यही तो मतलब है, मतलब आए कुछ भी गर्मा गर्म चाय आए, ब्रेड पकोड़े आए और वो ना खाए। वैसे मैं तो खुद भी यही कैसे? करती हूँ। मैं तो खैर बता कर थक चुकी हूँ सब लोगों को कि जैसे ये मौसम आता है फिर हम लोग निकलते हैं पहाड़ों में जाते हैं, तो आप लोगों को भी वो प्लान कर लेना चाहिए। नहीं, पहाड़ों क्या, दिल्ली एनसीआर में देख लीजिए, बहुत सारे फूड फेस्टिवल चल रहे हैं। मैं बता रही हूँ, वहाँ आप बहुत एंजॉय करेंगे। इनफैक्ट पहाड़ का फूड भी आपको यहाँ मिल जाए। हाँ। लेकिन जो वहाँ का AQI होगा वो तो मैच नहीं कर पाओगे। उसके लिए तो AQI वही की जाना बात ना करें। दिल्ली वाले ये शब्द सुनना भी नहीं चाहते। उसके लिए वहीं जाना होगा। मौसम की बात तो चली रही, पहाड़ों की बर्फबारी आपको दिखा देते हैं। हिमाचल उत्तराखंड में कैसे पहाड़ सफेद हो गए हैं बर्फबारी से, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। शायद आपका भी मन करेगा हमारी तरह कि हम भी पहाड़ों पर जाएं। देखिए तस्वीरें। पहाड़ों की रानी मनाली इस वक्त सफेद चांदी की चादर में लिपटी हुई है। ताजा बर्फबारी ने न सिर्फ घाटी की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं, बल्कि सैलानियों के चेहरों पर भी मुस्कान बिखेर दी है। पहाड़ों पर कुदरत का करिश्मा और आसमान से बरसती सफेद रुई जैसी बर्फ। मनाली इस वक्त किसी जन्नत से कम नहीं लग रही। ताजा बर्फबारी से जैसे पूरी घाटी एक जादुई लिबास पहने हो। मनाली की इन दिलकश वादियों में सैलानियों का सैलाब उमड़ा है। मॉल रोड से लेकर लाहौल की बर्फीली वादियों तक सिर्फ और सिर्फ रौनक ही है। बर्फीली वादियों के बीच विंटर स्पोर्ट्स की भी धूम है। कोई स्कीइंग का रोमांच ले रहा है तो कोई दूसरे स्पोर्ट्स का आनंद। सैलानियों के लिए ये मौसम किसी तोहफे से कम नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार इतनी ज्यादा ठंड में मैं आई हूँ। मुझे यूजुअली आदत नहीं है इतनी ठंड की, तो जैसा आप बोल रहे हैं माइनस में है टेम्परेचर, तो बहुत अलग फीलिंग है, क्योंकि पुणे में यूजुअली इतनी ठंड होती नहीं है। हमारे वहाँ ठंड होती ही नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। ठंड एंजॉय करने आए थे हम तो स्पेशली। बढ़िया है, सब मस्त है। यहाँ पे माइनस में चला गया है तो ठंड भी हमको बहुत लग रही है। यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर। फिर हम स्नो ही देखने आए थे, सिर्फ स्नो एंजॉय करने आए थे माउंटेन पे। बहुत मजा आया माउंटेन पे। अभी तो बहुत ठंड है, पैर है ना सुन हो गए। अभी तो पता ही नहीं चल रहा कि पैर है कि नहीं है। ऐसा हो गया अभी मॉल। अभी जा रहे हैं वापस गाड़ी में। एक तरफ मनाली में बर्फीली वादियों के दरमियान सैलानियों की रौनक है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड के चमोली में स्थित हेमकुंड साहिब भी बर्फीली वादियों में घिरा है। समंदर तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद श्री हेमकुंड साहिब इस वक्त पूरी तरह सफेद चांदी की गिरफ्त में है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ का साम्राज्य है। ऊंचाई से गिरते झरने जो कड़ाके की ठंड की वजह से जम गए हैं। पानी की धाराएं अब कांच की तरह सख्त हो चुकी हैं। बर्फीले मौसम की वजह से ओस की बूंदें भी सफेद बर्फ में तब्दील हो गई हैं। तापमान 0 से कई डिग्री नीचे जा चुका है। सर्दियों के इस मौसम में गुरुद्वारे के कपाट श्रद्धालुओं के लिए भले ही बंद हो, लेकिन प्रकृति की तस्वीरें आस्था और शक्ति का एहसास कराती हैं। उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों का भले ही सफेद श्रृंगार हो रहा है, लेकिन कश्मीर में सर्दी अलग ही रंग में नजर आ रही है।
डल झील की तस्वीरें और फिजा में बिखरा कोहरा सर्दी का एहसास तो करा रहा है, लेकिन कश्मीर को अभी बर्फबारी का इंतजार है। बहुत ठंड पड़ रही है, सुबह जब निकलते हैं बहुत मुश्किल हो रहा है, ग्लोव्स लेना पड़ता है, टोपी लेनी पड़ती है, बहुत मुश्किल हो रहा है सुबह सुबह। अगर बर्फ आएगी तो बहुत टेम्परेचर में फर्क आएगी। आप चाहते हैं कि बर्फबारी जरूरी होनी चाहिए। अभी काफी ठंड है, कोहरा भी बहुत ज्यादा है, माइनस में चल रहा है, तो बर्फबारी होती तो और भी अच्छी होती। मैं चाहूंगा कि बर्फबारी हो यहाँ पे और भी अच्छा मौसम हो जाए। बर्फबारी न होने की वजह से कड़ाके की ठंड है। घने कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले रखा है। सड़कें सुनसान हैं और डल झील में भी शिकारों की आमद अब कम ही है। हालांकि मौसम विभाग ने जल्द ही बर्फबारी की उम्मीद जताई है। माना जा रहा है कि अगले 1-2 दिन में घाटी में बर्फबारी होगी और कश्मीर की हसीन वादियां एक बार फिर गुलजार हो जाएंगी। फिलहाल अगर आप रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर सुकून और रोमांच चाहते हैं तो पहाड़ों का रुख करने का प्लान कर लीजिए, क्योंकि ये वादियां आपका इंतजार कर रही हैं। मनाली से मनविंदर अरोड़ा और चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भक्ति और वीरता की धरती बुंदेलखंड में आस्था केवल पूजा तक सीमित नहीं बल्कि भावनाओं का जीवंत रूप है। झांसी की तस्वीर देखिए, जैसे ही शीतलहर ने दस्तक दी वैसे ही भक्तों की संवेदनाएं भगवान के लिए ऐसे जागी कि शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में भगवान को भी सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहना दिए गए। कहीं स्वेटर, कहीं शॉल तो कहीं ऊनी वस्तुओं से सुसज्जित देव देवी प्रतिमाएं ये संदेश दे रही हैं कि यहाँ भगवान केवल आराध्य नहीं बल्कि परिवार के सदस्य हैं। तो वैसे भी बुंदेलखंड में हजारों सालों से मान्यता है कि भगवान घर के सदस्य की तरह हैं। जिस प्रकार मौसम बदलने पर मानव अपने रहन सहन में बदलाव करता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा और उपचार भी किए जाते हैं। यही वजह है कि ठंड बढ़ते ही सिद्धेश्वर मंदिर, गणेश मंदिर, राम मंदिर, पीताम्बरा माता का मंदिर, साईं बाबा मंदिर सहित अनेक मंदिरों में भगवान को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। जाहिर है शीतलहर में ये तस्वीर बताती है कि बुंदेलखंड की आस्था में मौसम ठंडा हो सकता है, लेकिन भक्ति की गर्माहट कभी कम नहीं होती। हम लोगों के यहाँ सभी मंदिरों में भगवान को गर्म कपड़े पहनाना, कंबल उड़ाना, शॉल उड़ाना, उनको अंगीठी जलाना, यानी उन्हें किसी आत्मवत्सर्भूतेषु जो हमारे शरीर को होता है, हमारे मन को लगता है, वही हमारे भगवान को लगता है। ऐसी हमारी सनातन की मान्यता है। हम लोग माता को गर्म कपड़े पहनाए, उनको भी, माता को भी ठंड लग रही है, जैसे हम लोगों को लगती वैसे माता को भी लगती। हम लोग गर्म कपड़ा पहना के माता का दर्शन किए। जिस प्रकार हम लोगों को सर्दी लगती है, ये जो देव प्रतिमाएं हैं इनमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, तो सभी भक्तों का मानना अपनी अपनी सबके विचार है। हमारा विचार कुछ इस प्रकार है, जैसे हमको सर्दी लगती है तो देवताओं को भी सर्दी लगती होगी। जिस प्रकार हमको जैकेटों की और सूटरों की आवश्यकता पड़ती है तो ईश्वर को क्यों नहीं पड़ेगी, उनको भी तो सर्दी लगती है, उनकी भी तो प्राण मूर्ति में विद्यमान है। तो हम लोग माओ को साल भेंट करते हैं, उनका श्रृंगार साल उड़ाकर करते हैं, जिससे कि देवताओं को सर्दी ना लगे। देखिए, क्रिसमस आने में अभी वक्त है, लेकिन सेलिब्रेशन अभी से शुरू हो चुका है। क्रिसमस ट्री की रोशनी की जगमगाहट दुनिया भर में देखी जा सकती है। वेटिकन सिटी में भी क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। तो वेटिकन सिटी में सेंट पीटर स्क्वायर का क्रिसमस ट्री लोगों को लुभा रहा है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। जैसे ही वेटिकन सिटी के सेंट पीटर स्क्वायर रोशन से आबाद हुआ, लगा मानो जमीन पर जन्नत उतर आई है। इस रोशनी के साथ क्रिसमस के उस जश्न की मुनादी हो गई जिसके लिए ये स्क्वायर जाना जाता है। सेंट पीटर स्क्वायर का ये क्रिसमस ट्री कई मायनों में निराला है। इसे एल्प्स में रहने वाले 2 समुदायों ने भेंट किया है। अब इसकी रौनक और इसकी सजावट पूरे स्क्वायर में आस्था और सेलिब्रेशन का प्रतीक बन चुका है। यहाँ यीशु के जन्म से जुड़ी झांकी को भी बड़ी बखूबी दर्शाया गया है।
इस झांकी की कहानी भी खुद में खास है। इन कलाकृतियों को इटली में तैयार किया गया है और इसे बनाते वक्त बारीकियों के साथ खास तरह के वास्तु का भी इस्तेमाल किया गया है। सेंट पीटर स्क्वायर पर मना ये महाजश्न केवल क्रिसमस ट्री और यहाँ सजी झांकी तक सीमित नहीं रहा। इसके उद्घाटन पर यहाँ सांस्कृतिक आयोजन हुए। वेटिकन में लगाया गया ये क्रिसमस डिस्प्ले 11 जनवरी तक लोगों के लिए खुला रहने वाला है। मतलब यहाँ सेलिब्रेशन तो अभी शुरू हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं यूरोप के देश फ्रांस। वहां की ऊंची चोटियों पर सर्दियों ने दस्तक दे दी है। फ्रेंच एल्प्स में स्कीइंग सीजन की शानदार शुरुआत हुई, जहां बर्फ, धूप और रोमांच का अनोखा संगम स्कीयरों को पहाड़ की ओर जाने को मजबूर कर रहा है। क्योंकि अब वहां के पेड़ों और पहाड़ों ने सफेद चादर जो ओढ़ ली है। आसमान से ली गई तस्वीरों में ये नजारा बेहद दिलचस्प दिखता है। घूमने और एडवेंचर गेम्स के लिए भी जो शौकीन हैं, उनके लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। लिए चलते हैं सैर पर। सफेद चादर ओढ़े पहाड़, नीला आसमान और सूरज की चमक। फ्रेंच एल्प्स में स्कीइंग सीजन की शुरुआत कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरों के साथ हुई है। सीजन के पहले ही वीकेंड पर पहाड़ों पर भरपूर बर्फ देखने को मिली। ड्रोन से कैद हुए इन नजारों में साफ सुथरी जमी हुई बर्फ और उन पर बनते स्की के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। स्कीयर और स्नो बोर्डर्स ने इन खुली ढलानों का जमकर आनंद लिया। भीड़ कम थी और हालात एकदम परफेक्ट। चेयरलिफ्ट्स लगातार स्कीयर्स को ऊंचाई तक पहुंचा रही थी, जहां से नीचे उतरते हुए हर बोर्ड पर कुदरत का एक नया ही रंग दिखता है। दिन में तेज धूप रही, जबकि तापमान 6 से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहा। ठंड और धूप के इस संतुलन ने स्कीइंग के लिए बेहतरीन माहौल तैयार कर दिया। ऊपर से नीचे तक फैले ये दृश्य फ्रेंच एल्प्स की असली पहचान है। खुलापन, शांति और रोमांच। जैसे जैसे सूरज ढलता है, पहाड़ों की चोटियां सुनहरे और नारंगी रंग में रंग जाती है, मानो प्रकृति खुद इस सीजन का स्वागत कर रही हो। रात होते ही इसकी रिजॉर्ट की रौनक लौट आती है, एक और नए दिन की तैयारी के साथ। पिछले सीजन में फ्रेंच एल्प्स में करीब 4 करोड़ 82 लाख स्कीयर डे दर्ज किए गए थे। इस साल भी शुरुआती बर्फ और धूप ने इशारा दे दिया है कि स्कीइंग का ये सीजन यादगार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे चाय पर।